गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं। कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के प्रकार। प्रशिक्षणार्थियों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। देश की महिलाओं की 1951 में की जनगणना के अनुसार 7.9% साक्षरता दर थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाया गया और महिलाओं ने जो शिक्षा प्राप्ति के अवसर उनको मिले, उन अवसरों को खूब बनाया। देश के संविधान ने महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता क्या दी। महिलाएं एक ऐसे रास्ते पर चल निकली जो उनको बुलंदियों पर ले जाने वाला था। महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और अब वो नौकरी के अवसर प्राप्त करने लगी तो उनको नौकरी के भी अवसर दिए गए। उन अवसरों में जो उनको कार्य सौंपे गए, उन कार्यों में अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का परचम लहराया और महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियां छू लीं। प्रशिक्षणार्थियों, अवसर जैसे ही महिलाओं को मिले, उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया। लेकिन हमारे समाज की सामाजिक मान्यताएं, हमारा व्यवहार, हमारी परंपराएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मर्द और औरत, महिला और पुरुष, महिलाओं को लेकर पुरुष की जो सोच परंपराओं पर आधारित थी, उन परंपराओं के वशीभूत उन पुरुषों की सोच में कोई बदलाव नहीं आया। प्रशिक्षणार्थियों, उसकी जो सामाजिक मान्यताएं, महिलाओं को पुरुषों से कम समझना, उसकी वो सोच, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि संविधान ने लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के लिए ये शक्ति समस्त नागरिकों को प्रदान कर रखी है। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव बरकरार है। प्रशिक्षणार्थियों, लिंग भेद जनित मानसिकता को कैसे दूर किया जाए, तो एक ही उपाय है कि शिक्षा ही वो रास्ता है, शिक्षा ही वो साधन है जिसको प्राप्त करने के बाद हम लोगों के व्यवहार में, उनकी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाला उत्पीड़न, ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले, महिलाओं ने अपनी योग्यता और क्षमताओं को सिद्ध किया और पुरुषों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ।
वो अपनी परंपरागत सोच पर कायम हैं और महिलाओं के साथ में विभिन्न रूपों में ये उत्पीड़न बरकरार है। आप देखते हैं महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं से भाषाई उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं से सामाजिक उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। बालिकाएं घर से निकल रही हैं, पास पड़ोस में, आने जाने के रास्ते में, सार्वजनिक स्थानों पर ये अराजक तत्व आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अराजक तत्व महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को पकड़ लेते हैं और उनको छूते हैं और उनके साथ जाति करते हैं। ये सोच जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे व्यवहार हैं, इनमें बदलाव नहीं आया है। अगर इन परंपराओं में, इन सामाजिक सोचों में और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया होता तो आज महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न नहीं होता। आगरा और दिल्ली पब्लिक स्कूल की घटनाएं हैं। आगरा में एक छात्र ने अपनी साथी छात्रा का एमएमएस बना लिया और अपने दोस्तों को वायरल कर दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा का उसी के सहपाठी ने एमएमएस बना लिया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इससे उन बालिकाओं का शोषण करने वालों की संख्या कम नहीं हुई और दुगनी हो गई। जिन जिन लोगों को पता लगा उन सब ने शोषण किया। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न चाहे हमारे पड़ोस में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, सार्वजनिक स्थल पर हो, विद्यालयों में हो, आपको देखने को, सुनने को मिल जाता है। ये शारीरिक उत्पीड़न महिलाओं के शरीर को छूना, उनको स्पर्श करना और उनका शारीरिक शोषण करना, ये उत्पीड़न जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पड़ोसियों के द्वारा भी किया जाता है। आने जाने वाले रास्ते पर ये खड़े हो जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और किसी कार्य क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं तो वो कर देते हैं। पढ़ने जाती हैं तो पढ़ने में छात्रों के द्वारा, साथी सहपाठी पुरुष छात्रों के द्वारा उनके साथ में उत्पीड़न की घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती हैं। भाषाई उत्पीड़न, महिलाओं का घर से निकलना इन उत्पीड़ितकर्ताओं ने, इन अराजक तत्वों ने दो भर कर रखा है। वो घर से निकलती हैं, कुछ दूर चलती हैं और राह में उनको टोकने वाले, उनके वस्त्रों पर टिप्पणियां करने वाले और भाषाई अभद्रता करने वाले, उनको देखकर द्विअर्थी संवाद बोलने वाले आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये महिलाओं के संग होने वाला भाषाई उत्पीड़न है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को हमारा समाज दोयम दर्जे की मानता है। ना उनको धार्मिक अनुष्ठानों में, ना उनको सामाजिक अनुष्ठानों में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता पुरुष के समकक्ष।
यानी पुरुष के बराबर उसको हिस्सा नहीं दिया जाता। प्रशिक्षणार्थियों उनके वस्त्रों को लेकर, उनकी चाल ढाल को लेकर और ये द्विअर्थी संवाद, भाषाई उत्पीड़न उनका किया जाता है। आर्थिक उत्पीड़न, महिलाओं से पुरुष के द्वारा बेगार कराई जाती है और पुरुष कर्मचारी के बराबर, पुरुष कार्य करने के बराबर महिला भी उतना ही कार्य करे तो उसको वेतन नहीं दिया जाता, पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। ये महिलाओं का आर्थिक उत्पीड़न है, पुरुषों से कम वेतन दिए जाना और घर के परिवार के आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की सहमति या उनके जजमेंट को, उनके विचारों को, उनके डिसीजन को नहीं लेना, उनके निर्णय को नहीं लेते। ऐसे मानते हैं कि महिलाएं अर्थ के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में कुछ समझती नहीं है, आर्थिक निर्णयों में उनकी साझेदारी नहीं और बेगार कराई जाती है, पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता है। ये आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। मानसिक उत्पीड़न, महिलाओं को हमारे समाज के द्वारा उपेक्षित अर्थात पुरुष से दोयम दर्जा प्राप्त है और उनकी इस स्थिति को लेकर उपेक्षा की जाती है, उनको हीन समझा जाता है और उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं और उनको हर वक्त एक असुरक्षा की भावना घर से निकलते ही सताने लगती है। इस प्रकार से ऐसी महिलाएं मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। ये महिलाओं के संग होने वाला मानसिक उत्पीड़न है, असुरक्षा की भावना का होना, पुरुषों के मुकाबले में अपने आप को हीन समझना और पुरुषों के द्वारा उनको हीन समझना, ये महिलाओं को मानसिक आघात पहुंचाने वाली बातें हैं। इससे महिलाएं अपने आप को पुरुषों के मुकाबले में हीन समझती हैं और वो असुरक्षा की भावना से हरदम, हर पल, हर घड़ी उनको यही चिंता सताती रहती है कि कोई हमारे संग अभद्र घटना ना घटित हो जाए, कोई हमको उठाकर ना ले जाए, कोई हमारा अपहरण ना कर ले। ये असुरक्षा की भावना हमारे समाज में, हमारे पास पड़ोस में और जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ उनको ये घटनाएं सताती रहती हैं। इससे महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न होता है। सामाजिक उत्पीड़न, हमारे समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है, पुरुषों को पुरुष प्रधानता वाला समाज है। ऐसी स्थिति में खासतौर से अगर हमारे समाज में कोई विधवा है तो उसका जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर दिया जाता है। वो तो भला हो कि सती प्रथा कानून आ गया, वरना ये लोग तो इन विधवाओं को भी सती कर देते जो बची हुई हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन विधवाओं का जीना और हमारे रीति रिवाज जिनमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, हमारे खान पान जिसमें महिलाओं को बाद में भोजन कराया जाता है, पुरुषों को पहले कराया जाता है, ये सारी की सारी बातें महिलाओं को सामाजिक उत्पीड़न पहुंचाने वाली हैं। उनकी शिक्षा छुड़ा ली जाती है, भाई की शिक्षा जारी रखी जाती है, बेटी की शिक्षा बीच में ही छुड़ा ली जाती है और उसका विवाह कर दिया जाता है और बेटा एक ही क्लास में 2-2, 3-3 बार पढ़ता रहेगा और अभिभावक बेटे को पढ़ाते रहते हैं। ये सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का। बेटे और बेटी में अंतर किया जा रहा है। बेटे बेड़ा पार करने वाले हैं, वंश चलाने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। बेटियां आपको नरक में पहुंचाएंगी, बेटियों से कोई लाभ नहीं होगा।
इन भावनाओं से, इन जज्बातों से, इन ख्यालातों से महिलाएं अपने आप को सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बना लेती हैं। उनका सामाजिक उत्पीड़न इस प्रकार से समाज के द्वारा किया जाता है। ये उनके साथ होने वाला सामाजिक उत्पीड़न है। प्रशिक्षणार्थियों, विद्वान लेखकों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि इन उत्पीड़नों को रोका जा सकता है। सुझाव नंबर 1, महिलाओं को स्वरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। उनको जूडो, कराटे आदि ऐसी ट्रेनिंग सिखाई जाए, मार्शल आर्ट सिखाई जाए, जिससे वो स्वयं की रक्षा करना सीख जाएं। कानून का पालन बड़ी सख्ती से किया जाए और जिस संस्था में, जिस जगह वो कार्य कर रही हैं, वहाँ कुछ कठोर कानून और नियम बनाए जाने चाहिए और उन नियम और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सुझाव, महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के वातावरण का निर्माण किया जाए। महिलाओं को असुरक्षा की भावना ना हो, वो अपने आप को आज़ाद महसूस करें, खुली हवा में सांस ले सकें। इसके लिए उनको पुरुषों के समान समझा जाए और उनको आज़ादी दी जाए। घर से निकलने पर उनकी पाबंदी, बाजार अकेले जाने पर पाबंदी, वो पाबंदियाँ खत्म की जाएं, जिससे उनमें आत्मविश्वास जाग जाए और वो अपने निर्णय लेना सीख जाएं और अपनी रक्षा करने में वो अपने आप को सक्षम महसूस करें। एक बच्चा, उसकी माँ को गुंडे पीट रहे थे। बच्चा एक व्यक्ति से मदद मांगता है, भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी माँ को गुंडे पीट रहे हैं, आप मेरी मदद कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं मदद क्यों कर दूं, आज मैं यहाँ हूँ और कल मैं नहीं हुआ और तब इन लोगों ने तेरी माँ को मारा तो कौन बचाएगा, इसलिए आप सक्षम बनिए, बचाइए। तो बच्चे में जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है, उठाकर एक पत्थर गुंडे के मारता है, सर पे खून से रंग देता है। गुंडे उसकी माँ को छोड़ देते हैं और अपने आप को संभाल कर भाग जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये प्रशिक्षण है उस बात का कि महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग तो दी जाए, उनको स्वरक्षा के, सेल्फ डिफेंस के ये कोर्स तो कराए जाएं। निश्चित रूप से वो सक्षम हैं, वो पुरुष का मुकाबला कर सकती हैं। हरियाणा की कुछ बालिकाएं हैं, मैं नाम नहीं जानता, अब कुश्ती के क्षेत्र में आई हैं। तो इसका मतलब जो पुरुषों से कुश्ती कर रही हैं तो वो पुरुषों से फाइट भी कर सकती हैं, लड़ाई भी कर सकती हैं, झगड़ भी सकती हैं, अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। हरियाणा की 2-3 बच्चियां हैं जो कुश्ती के क्षेत्र में, शायद दंगल गर्ल मान लीजिए, मैं गीता फोगाट ऐसे कोई नाम है, वो गीता फोगाट तो महिला से महिला कुश्ती करती हैं, लेकिन 1-2 लड़कियां ऐसी हैं जो आप ढूंढ लीजिएगा, नाम से कुछ लेना देना, वो लड़कों से कुश्तियाँ करती हैं। तो क्या लड़कों से जब कुश्तियाँ कर सकती हैं तो वो लड़ नहीं सकती? लड़ेंगी, मुकाबला करेंगी। तो उनको सेल्फ डिफेंस के कोर्स कराए जाएं, स्वरक्षा के हेतु उनको ट्रेनिंग दी जाए। सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी की जाए कि महिलाओं की केस स्टडी, पुरुषों की केस स्टडी, उनकी ध्यान रखा जाए, उनकी निगरानी की जाए, उन मंचलों की, उन अराजक तत्वों की, उन असामाजिक तत्वों का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक स्थलों पर जहां महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जहां महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, उन स्थानों की निगरानी रखनी चाहिए। प्रशासन उस महिला के प्रति संवेदनशील हो जिसके साथ में ये घटना घटित हुई है, पीड़िता के साथ में, और उस पीड़िता को प्रशासन के द्वारा सहायता भी पहुंचानी चाहिए। ये सुझाव है। न्यायिक सक्रियता हो, कानून में तुरंत उसका निपटारा होना चाहिए। ये नहीं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इंसाफ कब मिलेगा? प्रशिक्षणार्थियों, प्रशासन और समाज, तो प्रशासन को चाहिए कि वो समाज के व्यक्तियों का, समाज का सहयोग ले और महिलाओं को इस उत्पीड़न से
होने वाले उत्पीड़न से छुटकारा दिलवाए तो प्रशासन समाज की मदद ले, ये सुझाव दिया। अब है पास पड़ोस कार्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कुछ उपाय हैं। तो विद्वानों ने महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को, उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय बताए हैं। मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कानूनी प्रावधानों का होना सबसे बड़ी मदद है। कानूनी मदद, संविधान हमारे देश के नागरिकों को, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, उनको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। प्रशिक्षणार्थियों, जब समस्त नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है तो फिर उन अधिकारों से, उन कानूनों से महिलाओं को वंचित क्यों रखा जाए। महिलाओं को अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर आप भेदभाव देश के नागरिकों के साथ नहीं कर सकते, ये ताकत देता है संविधान। संविधान अनुच्छेद 14 आपको समानता का अधिकार देता है कि देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जब सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं, तो महिलाओं पर ये असमानतापूर्ण व्यवहार क्यों। इसलिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी समस्त महिलाओं को पहुंचाई जाए, अभिभावकों को पहुंचाई जाए, जिससे कि महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके। क्योंकि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा का प्रचार प्रसार। हमारे देश की महिलाएं, जैसा कि मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 47.14%, 76%, 48 मान लो, 2020 चल रहा है तो इसको बढ़ाकर 60% मान लीजिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की, भारत की महिलाओं की साक्षरता दर है 65.14%। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। हमारे देश के नागरिकों की जनसंख्या 82% और 80% राजस्थान में, 82 पूरे देश में। तो मैं समझता हूँ ये 80-82 तो साक्षर तो पुरुष भी हैं, साक्षर तो महिलाएं भी हैं, दोनों हैं। तो महिला और पुरुष के अशिक्षित होने से भी ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे सरल उपाय है देश के नागरिकों की शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे पत्राचार पाठ्यक्रम हो, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और डोर टू डोर जाकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। कोई भी एनजीओ की मदद ले ली जाए, जिससे कि देश की अधिक से अधिक आबादी को शिक्षित किया जा सके, और शिक्षित होने के साथ देश के नागरिक जागरूक भी हो जाएंगे और महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। स्वरक्षा हेतु प्रशिक्षण, जैसा कि ऊपर सुझाव दिया गया था, सेल्फ डिफेंस की बात चल रही थी कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के जैसे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, इन कलाओं में निपुण किया जाए, और जिससे कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर लें। पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी हम जागरूकता ला सकते हैं और उत्पीड़न को रोक सकते हैं। पाठ्यक्रम में जेंडर समानता वाले पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, जिनमें लिंग भेद पर आधारित कोई टीका टिप्पणी ना हो,
ऐसी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए जिसमें लड़के और लड़कियों के मिले जुले ग्रुप हों, जिससे कि लड़कियों में जो हीन भावना घर कर गई है और लड़के जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं वो लड़कियों के संग पाकर उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हम इस उत्पीड़न को, महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को रोक सकते हैं। जनसंचार के साधनों के द्वारा भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और ऐसे ऐसे उनको धारावाहिक या कोई छोटी मूवी और उनके लिए रैली, जागरूकता रैली और जनसंचार के साधनों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। विभिन्न नारों के माध्यम से ऐसे ऐड बनाए जाएं जिनमें महिलाओं का सम्मान करते हुए पुरुषों को दिखाया जाए। मैं समझता हूँ ये जनसंचार के साधन, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और आपके इंटरनेट वगैरह जो सब कुछ हैं, उन सब में महिलाओं के सम्मान की और पुरुषों के समानता की बात होनी चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं और महिलाओं के सम्मान और आदर की बात पुरुषों के द्वारा होनी चाहिए। वाद विवाद और गोष्ठियों का आयोजन, विद्यालय में ऐसी वाद विवाद और गोष्ठियों का आयोजन किया जाए जिनमें महिलाएं खुलकर पुरुषों का मुकाबला कर सकें और वो उनकी झिझक और वो उनकी लज्जा उनसे दूर हो जाए, वो संकोची स्वभाव उनसे दूर हो जाए और वो पुरुषों के साथ में खुद को सहज महसूस करें, असहज उनसे दूर हट जाए। वो वाद विवाद के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से हम ऐसी विचार गोष्ठियाँ विद्वानों की और ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं जिनमें महिलाओं के सम्मान की, हक की बात कही गई हो, महिलाओं को अधिकारों के अधिकार दिलाने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, महिला आयोग और मानव अधिकारों आयोग हैं, दोनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए जिससे महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को, महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को मानव अधिकार आयोग में, जैसा कि मानव अधिकार आयोग और रांची की थाना प्रभारी दीपिका कुमारी जी का कहना है कि महिलाएं हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आती। 95% महिलाएं उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अपनी शिकायतों को लेकर ना थाने जाती हैं ना महिला आयोग जाती हैं। मानव अधिकारों का गठन इसीलिए किया गया है, मानव अधिकार आयोग का गठन इसलिए किया गया है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो महिला आयोग का गठन ये है कि महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो थाना प्रभारी दीपिका कुमारी जी ये कहती हैं कि हमारे पास जब शिकायतें नहीं आएंगी तो हम कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे और न्याय कब मिलेगा। तो महिला थानों में आपके लिए सुविधाएं हैं, महिला आयोग आपकी मदद के लिए खड़ा है, मानव अधिकार आयोग आपकी मदद के लिए खड़ा है। इससे हम महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को रोक सकते हैं। लोगों का दृष्टिकोण, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि पुरुषों का वंश चलाना, पुरुषों का उद्धार करना, पुरुषों का स्वर्ग में ले जाना, पुरुष पालन पोषण करते हैं, पुरुष जीवन चलाने वाले हैं, वंश चलाएंगे, ये सोच जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक हम महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं रोक सकते। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए हमको लोगों के दृष्टिकोण को, उनके नज़रिए को बदलना होगा। जो महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है, वो दोयम दर्जा, वो महिलाओं को हीन समझ रखा है, वो हीन समझना छोड़ना होगा और पुरुषों के समान महिलाओं को, पुरुषों को समझना होगा। तब जाकर समानता का अधिकार
उनको देना होगा, तब जाकर हम महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को रोक सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना होगा, क्योंकि महिलाएं छोटी उम्र में पिता के आगे, बड़ी उम्र में पति के आगे, वृद्धावस्था में पुत्र के आगे हाथ फैलाती हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिया जाए, महिलाओं से बेगार ना कराई जाए और उनको आर्थिक निर्णयों में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए पृथक विद्यालय हों और महिला शिक्षिका हों, तो मैं समझता हूँ इन उत्पीड़नों को रोकने में बहुत हमारे लिए बड़ी मदद मिलेगी। एनजीओ की मदद भी हम ले सकते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें आगे आएं और ऐसी योजनाओं का निर्माण करें जिसमें महिलाओं की समानता की बात हो, महिलाओं के हितों की बात हो, महिलाओं के कल्याण की बात हो। हमको और हमारे समाज को जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ उठ खड़े होना होगा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर आवाज़ उठानी होगी, उनको प्रताड़ित नहीं करना है, उनका सहयोग करना है और उनको आर्थिक मदद भी पहुंचानी है। हमारा समाज उन्हीं को दोषी ठहराता है, इससे वो मानसिक वेदना की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उनको हीन समझ रखा है। इसलिए ऐसी महिलाओं के साथ आवाज़ उठाएं, पीड़िता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, उसका सहयोग करें, उसकी आर्थिक मदद भी करें। प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी सहायता आप करें। मैं समझता हूँ जिस दिन ये समाज महिलाओं के संग आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो फिर ये अराजक तत्व दूर दूर तक हमको नज़र नहीं आएंगे। महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को हम आसानी से रोक लेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, पीड़ित महिलाओं को जैसा कि विविध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो वापस अपनी ज़िंदगी को अपनी पटरी पर ले आए। उसकी जो ज़िंदगी पटरी से उतार दी गई थी, उसकी ज़िंदगी की रेल जो पटरी पर से उतार दी गई थी, उस रेल को वो पटरी पर ले आए। तो महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए जो पीड़ित हैं, जिन महिलाओं का शिकार हो गया है, जो पीड़िता हैं, उन पीड़िताओं को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी की रेल को वापस पटरी पर ला सकें, जहां उन्होंने छोड़ा था, जहां से उनसे विकास का रास्ता छूटा था, फिर अपनी ज़िंदगी को वो विकास के मार्ग पर ला सकें। प्रशिक्षणार्थियों, मैं समझता हूँ इन कारणों के साथ, इन निवारणों पर हमने अमल कर लिया तो हम महिलाओं के संग होने वाले उत्पीड़न को, चाहे वो पास पड़ोस में हो, कार्य क्षेत्र में हो या समाज में हो, सार्वजनिक स्थल पर हो, स्कूल कॉलेज में हो, हम आसानी से रोक लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आपके लिए, आपके तमाम अपनों के लिए, जो भी सज्जन मेरे पाठ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता से मेरे पाठ को सुना, समझा, जाना। थैंक यू, थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।